Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to our fourth lecture on algebra, MTH 376, and of course you're all students of MSc Mathematics from virtual campus of ComSat's Institute of Information Technology. Okay, let's move on to our lecture. So lecture number 4, and first a brief recap. So what have we done in our last lectures? So in lecture 3 we studied in detail what is a group. So we analyzed the definition of a group, and we also saw some examples of groups. तो हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन हमने देख ली है, हमने उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी, और आज भी हम इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ग्रुप की डेफिनेशन बता दूंगा और फिर हम उसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे. तो अभी तक ग्रुप की एग्जांपल्स में आपने ये देखा कि इंटीजर्स जो हैं वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, जो रियल नंबर्स हैं -0 रियल नंबर्स लेकिन उनमें ज़ीरो ना हो तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं. रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते हैं अनलेस कि उनमें से हम ज़ीरो निकाल दें, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा आप देख लें. क्या होती है? एक सेट होता है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और हमारे पास ये तीन जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए. बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, जिसको हम ब्रैकेट चेंज ऑपरेशन भी कह रहे हैं, कि हमारे पास जैसे एडिशन का ऑपरेशन है तो ये मैटर नहीं करना चाहिए कि हम नंबर्स को किस ऑर्डर में ऐड करते हैं. जैसे 2 + 3 + 5, इसमें ये सेम होना चाहिए 2 + 3 + 5. ठीक है, पहले 3 + 5 कर लें और फिर 2 ऐड करें या दूसरे ऑर्डर में करें, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो ये हमने कहा हुआ है कि सारे के सारे जो नंबर सेट्स हैं उनके ऊपर जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, और इसके प्रूफ के लिए आपको रियल एनालिसिस के कोर्स में जाना होगा. इसके साथ साथ आपका जो दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, कि अगर हमारे पास एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो हम जब उसके ऊपर हम अप्लाई किसी नंबर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा नंबर है कि जब हम इसको किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए. तो एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए. ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है आपकी. तो ये हमारे पास आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई होना चाहिए, कि जब आप उसको किसी के कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करें स्टार किसी भी और एलिमेंट के साथ, तो आपके आंसर वही एलिमेंट आएगा. ठीक है. और तीसरी कंडीशन ये है कि सब एलिमेंट जो एक्स हैं सेट के, उनके लिए उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए. ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो उनको कैंसिल कर दे, अगर आप आसान अल्फाज में ये देखना चाहें. तो जैसे मैंने कहा एडिशन के केस में 2 के लिए -2 भी होना चाहिए, कि दोनों को जब ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए. मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 के लिए 1/2 होना चाहिए, कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए. ठीक है. अब हमारे पास ये ग्रुप की डेफिनेशन है, इसको हमने पहले भी देखा है 2-3 बार. अब आपकी एग्जांपल्स क्या हैं? आपने कुछ एग्जांपल्स भी देख ली. अब आपने एग्जांपल देखी कि इंटीजर्स एक ग्रुप है अंडर एडिशन, रियल नंबर्स -0 ग्रुप है अंडर एडिशन. अब इंटीजर्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हैं, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in Z. Well, this is not very precise statement, but the point is we cannot write all of them down, right? So in Z you cannot say, okay, so here is list of all elements of Z. Okay, so you may be able to write 1, 2, 3 and then every element, every other element of this form. Okay, so there are infinitely elements in Z. Okay, how many elements are there in R? Okay, again there are infinitely many elements in R. Okay, तो हमारे पास जो भी अभी तक हमने ग्रुप्स की एग्जांपल्स देखी हैं, जैसे इंटीजर्स हमारे पास एक ग्रुप है तो उसकी एग्जांपल हमने देखी, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं. इंटीजर्स अंडर एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ.
रियल नंबर्स माइनस 0 अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक ग्रुप है, इसमें भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। अब आपने अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं ग्रुप्स की, उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो मतलब क्या क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपके पास कोई सेट जो है वो एक ग्रुप बनाएगा किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, तो क्या उसमें उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ही होने चाहिए, या उसके अंदर थोड़े एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं? ये हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो प्रिसाइजली मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स मस्ट अ सेट हैव टू फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, तो ऊपर मैंने हेडिंग दी है फाइनाइट ग्रुप्स। अब ये जितने भी सेट आपने पहले देखे, जैसे Z है, जैसे आपका सेट Q है, R है, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। अब मैं एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि मेरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए कि मैं उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ और वो एक ग्रुप बन जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करूंगा कि मैं कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से स्टार्ट करूंगा और फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि अगर कितने एलिमेंट्स हों तो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब कम से कम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ग्रुप एक सेट के अंदर? सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, जैसे मैं पहले केस में यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट एग्जांपल ये है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट्स, S हैज नो एलिमेंट्स। अब S क्या है? S एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट है, जस्ट ब्रैकेट्स हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आपको पता है कि इस एम्प्टी सेट को मैं फाई के साथ भी लिखता हूँ। ठीक है, तो S मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। अब क्या ये ग्रुप बना सकता है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब ये एक सेट है और इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? चलें बाइनरी ऑपरेशन लेट्स से हम कोई ऐसा वेग सा बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब दो एलिमेंट्स लेंगे तो मतलब इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, तो उनको आपस में बाइनरी ऑपरेशन लेट्स से ऐड करेंगे तो आंसर भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। बहुत वेग सी स्टेटमेंट है, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलें लेट्स से एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर भी लिया। तो हमारे पास सेकेंड कंडीशन जो है वो ग्रुप की, वो ये है कि ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो इस ग्रुप के अंदर तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, जब एलिमेंट ही नहीं है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होगा? तो अब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है। तो ग्रुप के अंदर इसका मतलब है कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए, वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, सो E इज नॉट इन S। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो ग्रुप नहीं है, सो नॉट अ ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप की डेफिनेशन है उसमें एक स्ट्रेट अवे कंडीशन आती है कि जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा तो ग्रुप बनेगा, एक एलिमेंट नहीं होगा तो ग्रुप नहीं बनेगा। ये मैंने मतलब खुद ही से कंडीशन उसके ऊपर नहीं लगाई कि हम मतलब आप कहेंगे ये एक कंडीशन है, ये एक्चुअली कंडीशन नहीं है डेफिनेशन के ऊपर। ये हम जब भी कोई सेट लेंगे अगर वो एम्प्टी होगा तो वो ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन ऑलरेडी उसमें इंस्टिल्ड है कि जब भी आप कोई सेट लेंगे अगर वो एम्प्टी सेट होगा तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जरूरी है, तो एम्प्टी सेट जो है वो ग्रुप नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि 0 एलिमेंट्स का तो कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगर सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स होंगे तो ग्रुप नहीं बनेगा। अच्छा, चलें अब सेकंड इसके ऊपर हम देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब वो एक एलिमेंट क्या है, मैं सेट नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो वो एलिमेंट मैं क्या ले सकता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं सेकंड कंडीशन पे जाऊंगा। सेकंड कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट जो सेट है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना जरूरी है। अब मैं लेट्स से मैं कहता हूं कि E मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, E मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट।
अब अगर मैं सेट के अंदर इस सेट को ग्रुप बनाना चाहता हूं तो इसके अंदर ई तो होना जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो बस फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये सेट जो अब मैंने नया बनाया जिसके अंदर मैंने सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट रखा है, क्या वो एक ग्रुप बनाएगा? अच्छा, इसके अंदर मैंने एसोसिएटिव लॉ जो चेक करना है वो भी मैं चेक कर सकता हूं। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या है जी? ई स्टार ई स्टार ई। अच्छा, अब ई ई तीनों एलिमेंट्स एक ही मैं ले रहा हूं क्योंकि इस सेट के अंदर है ही एलिमेंट एक, तो मैं तीन डिफरेंट एलिमेंट कैसे ले सकता हूं? एक ही एलिमेंट है तो उसी को तीन बार लूंगा। तो अब ई स्टार ई जो है वो ई है क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर, या ऐड करें आंसर आइडेंटिटी आता है। तो स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो तो आइडेंटिटी की ये खास प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी को खुद से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है, और फिर इसको मैं स्टार ई आ जाएगा और फिर ई स्टार ई फिर ई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसका दूसरी ब्रैकेट से लें तो आंसर फिर भी ई आएगा। ठीक है, तो ये सेम है ई स्टार ई। ठीक है, अच्छा, तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है इस सेट में। अब दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि सेकंड कंडीशन ये है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई खुद है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन मेरे पास ये है कि जो एलिमेंट्स जो सेट हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इस सेट के अंदर तो एलिमेंट ही एक है, ई है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ई के साथ कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करूं कि आंसर फिर ई आ जाए? ठीक है, तो वो एलिमेंट खुद ई ही होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, और लकीली ई को ई आइडेंटिटी है, तो उसको जब हम ई का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं ई के साथ तो हमारे पास आंसर भी ई आता है। इसका मतलब है ई का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, राइट? तो आपने ये देखा कि इस सेट में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इस सेट के अंदर हर एलिमेंट जो कि एक ही एलिमेंट है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है ये सेट एक ग्रुप बनाएगा। इसका मतलब है सो एस इज अ ग्रुप। ठीक है, एस हमारे पास एक ग्रुप है। अब इसका मतलब है कि एक एलिमेंट का जो सेट है उसका ग्रुप बन सकता है, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी ही होना चाहिए। इसके अलावा एक एलिमेंट का कोई भी और सेट आप लेंगे तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि उस सेट में आइडेंटिटी नहीं होगी। अगर आइडेंटिटी नहीं होगी तो वो ग्रुप कैसे बनाएगा? तो अगर आप वन एलिमेंट का कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, वन एलिमेंट का कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, तो वो सेट में सिर्फ आइडेंटिटी ही होगी। तो वन एलिमेंट के जो ग्रुप हैं वो एक ही होता है और वो है आइडेंटिटी का ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अब हमने दो चीजें डिस्कस कर ली। अगर हमारे पास सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो वो ग्रुप नहीं है, वन एलिमेंट हो तो वो ग्रुप बनता है, लेकिन उसका एक ही ग्रुप है बस। वो ग्रुप क्या है? वो ग्रुप ये है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, चलें अब हम दो एलिमेंट्स के ग्रुप की बात करते हैं, दो एलिमेंट के सेट की बात करते हैं। अब दो एलिमेंट का सेट मैंने सेट फिर जानबूझ के नहीं लिखा कि हम सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मेरे सेट में क्या चीजें। अच्छा, मैं कहता हूं कि सेट के अंदर दो ही एलिमेंट होंगे, मेरे सेट के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे। अब मेरे एस में कौन सा एलिमेंट है? फिर मैं आपको दूसरी कंडीशन पे लेके जाऊंगा। स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, मैटर नहीं करता, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो इस सेट में होगा ही होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, एक एलिमेंट तो मुझे वही रखना होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो ये सेट कभी ग्रुप बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट तो मुझे इस सेट में ई रखना ही होगा। अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा? सेकंड एलिमेंट के लिए मैं कोई भी एक एलिमेंट और ले लेता हूं, ए। ठीक है, अब ए क्या है? ए कोई भी और एलिमेंट है, मैटर नहीं करता ये क्या है। जब मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूंगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ए कोई भी और एलिमेंट है। तो मेरे पास दो
इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक तो आइडेंटिटी है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ए है, एक कोई भी और एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है, तो मे बी A1 हो सकता है, लेकिन आपको बाइनरी ऑपरेशन अप्रोप्रिएटली डिफाइन करना होगा। रिमेंबर, जब भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो दो एलिमेंट्स का जो बाइनरी ऑपरेशन हम उनके ऊपर लेंगे उसका रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक टेबल सा बनाया, स्टार मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, और मैंने ऊपर वाली रो में अपने एलिमेंट्स रखे E और A, और इसी तरह कॉलम में भी E और A अपने दोनों एलिमेंट्स रखें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इन एलिमेंट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करूं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, E मेरा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। E को जब मैं E से मल्टीप्लाई करूं या E का जब E से बाइनरी ऑपरेशन स्टार करूं या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर E ही आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। इसी तरह जब मैं E को A से स्टार करूंगा तो E स्टार A, अब E आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये है कि जब मैं उसके साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किसी और एलिमेंट के साथ लेता हूं तो आंसर वही और एलिमेंट आ जाता है। जैसे फिर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एडिशन के केस में 0 + A इज 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 × A इज A, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी को जब मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो A ही आएगा। इसी तरह A को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो A स्टार E या मल्टीप्लाई करूंगा या उसके साथ स्टार ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो भी A ही आएगा, ठीक है। मैं बार बार मल्टीप्लाई का वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा बेसिकली मतलब ये है कि मैं स्टार ऑपरेशन कोई बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूं, ठीक है। मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकूं ऐसा जो इस सेट के ऊपर वैलिड हो। मैं इस सेट को एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, अभी तक मेरे पास सिर्फ एक सेट है, कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहा हूं इस सेट के ऊपर कि ये सेट जो है वो ये ग्रुप बन जाए, ठीक है। आपको पता है कि मुझे जब भी ग्रुप बनाना है एक सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए और फिर वो तीन कंडीशन जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अब मेरे पास सेट है, अब मैं ये इस टेबल के थ्रू एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने तीन जो है ना यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन कर दिए हैं। E को जब E से करेंगे ऑब्वियसली E ही आएगा, E को A से करेंगे A ही आएगा, A को E से करेंगे तो भी A ही आएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक लास्ट एंट्री रह गई है इस यहाँ पे इस कॉलम में, ठीक है। इस जगह पे मैं कौन सा ऑपरेशन कौन सा एलिमेंट लूं कि मेरे पास जो है वो बाइनरी ऑपरेशन जो है आ जाए, ये स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाए, ठीक है। मैंने A को A से स्टार करना है, ठीक है, सही। अब A को A से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर क्या लिख सकता हूं, इसी सेट का कोई एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है। अब मैं लेट्स से मैं कहता हूं कि A स्टार A जो है वो A के बराबर है, कह सकता हूं, ठीक है। एक इसी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार में जब भी हम दो एलिमेंट्स के ऊपर स्टार अप्लाई करें, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर उसी सेट में आना चाहिए। तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं A स्टार A को A ले सकता हूं या मैं A स्टार A को E ले सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकता, ठीक है। अब अगर मैं A स्टार A को A लूं, ठीक है, अगर मैं A स्टार A को A लूं तो अब इसमें मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, मुझे हर एलिमेंट A का इनवर्स भी चाहिए, ठीक है। E का इनवर्स E खुद ही है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब A का इनवर्स भी मुझे चाहिए अगर मैं इसको ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो अब A का इनवर्स वो एलिमेंट होता है कि जब मैं उसको A से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो है हमारे पास E आ जाए। अब A को अगर मैं E से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तो कभी भी मेरे पास E नहीं आएगा, ये A आएगा। अब अगर मैं A को A से मल्टीप्लाई करूं और आंसर मेरे पास A आ जाए तो फिर तो इस A का इनवर्स ही नहीं मिलेगा मुझे, किसी भी तरीके से मैं इस A का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकता इस सेट के अंदर। तो अगर मैं A स्टार A को E ले लूं, अगर यहाँ पे मैं लेट्स से E लिख दूं, तो अब मेरे पास A जो है वो खुद ही अपना इनवर्स है, A इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ,
ठीक है। ए आइडेंटिटी नहीं है लेकिन ए अपना इन्वर्स है, ठीक है। तो अब अगर मैं ए स्टार ए को ए लूं तो मुझे कभी भी ए का इन्वर्स इस सेट के अंदर नहीं मिल सकता। तो ये कंडीशन जो है कि मुझे हर एलिमेंट का इन्वर्स भी चाहिए, ये फोर्स करती है कि मैं ए स्टार ए को हमेशा ई ही लूं, ठीक है। तो अगर मैं ये स्टार को ऐसे इस टेबल के थ्रू डिफाइन करूं तो मेरे पास ये स्टार जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। कैसे? आप कोई से दो एलिमेंट्स लें इस सेट के अंदर, तो उनको जब स्टार के थ्रू आप ऑपरेशन करें तो आंसर भी इसी सेट का एक एलिमेंट आता है। और इसके साथ साथ जब भी आप स्टार अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक एलिमेंट जरूर आएगा। तो देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए you can always find one and only one element using this table, ठीक है। अब मैंने ये स्टार डिफाइन कर दिया। अब मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये जो सेट है S इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के तहत जो मैंने इस टेबल में डिफाइन किया हुआ है ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कंडीशंस चेक कर सकता हूं। अब एसोसिएटिव लॉ जो है वो सबसे ज्यादा लेंथी है इसमें चेक करना, तो हम फिर भी चेक कर लेते हैं। एक मैं आपको चेक करके बता देता हूं, बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं, पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसको कैसे चेक करेंगे? इसको ऐसे चेक करेंगे कि लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं इसको। मैं 3 एलिमेंट्स मुझे चाहिए। एक एलिमेंट लेट्स से मैं ई ले लेता हूं और एक दूसरा एलिमेंट ए ले लेता हूं और तीसरा एलिमेंट फिर भी इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा, तो ई स्टार ए ले लेता हूं, ठीक है। अब मेरे पास ई स्टार ए क्या है? ये मेरे पास आ जाएगा ए, ठीक है, और इसका फिर हो जाएगा स्टार ए। तो ए स्टार ए क्या है? ई है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का लेट्स से रिजल्ट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव लॉ में चेक कर रहा हूं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड ये है जी कि ए स्टार ई ई स्टार ए। सो यहां पे अब ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, ई स्टार ए। तो ये किसके बराबर होगा? ए स्टार ए आपको पता है इस टेबल के थ्रू ई के बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई स्टार ई, और ई स्टार ई आपको पता है कि ई के बराबर है। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब इसके अलावा भी फिर आपको पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, जैसे आप तीनों को ई ले लें, तीनों को ए ले लें, और भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज यहां से अराइज होती हैं वो सारी आप चेक करेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए होल्ड करता है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं, ये आप प्लीज चेक कीजिएगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने इस टेबल के थ्रू डिफाइन किया है ये एक्चुअल में एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यानी इस टेबल में एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसको आप चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्या इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है? इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि ई को मैंने लिया ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन ये है कि क्या इस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है? अच्छा, चलें इसको चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास इस सेट के एलिमेंट है ई, ठीक है। ई जो है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो ई का इनवर्स ई ही होगा। अब ए है तो ए के लिए कोई ऐसा एलिमेंट इस सेट में मौजूद है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें या स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ई आ जाए। तो ऑफ कोर्स ए जो है उसको जब मैं ए से स्टार करता हूं तो मेरे पास आंसर जो है वो ई आता है। ए स्टार ए इज ई, ठीक है। तो इसका मतलब है ए जो है वो खुद ही अपना इनवर्स है, तो ई भी खुद ही अपना इनवर्स है, ए भी खुद ही अपना इनवर्स है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास ये जो सेट है इसके अंदर तीनों चीजें होल्ड करती हैं, एसोसिएटिव लॉ, और इसके साथ साथ इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सेट है दो एलिमेंट्स का ई और ए, ये एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो एस जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप है।
एक एलिमेंट का ग्रुप भी हमने फाइंड कर लिया, दो एलिमेंट्स के ग्रुप्स भी का भी ग्रुप हमने फाइंड कर लिया। अब आप ये पूछेंगे इसके अलावा दो एलिमेंट का कोई ग्रुप हो सकता है? देखें यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऑलरेडी फिक्स हो गया, दूसरा एलिमेंट ऐसा है कि वो खुद ही अपना इनवर्स है। तो अब जो भी एलिमेंट लेंगे आप, जो भी दो एलिमेंट लेंगे आप इस सेट के अंदर, वो इसी तरह के होंगे, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं बनाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो खुद ही अपना इनवर्स होगा। तो ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि दो एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। ठीक है, दो एलिमेंट्स अगर आप लेना चाहें तो उसका सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। ठीक है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म, इन सारी चीजों को हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो अभी आप ये ज़हन में रखिएगा कि दो एलिमेंट्स अगर आप लेंगे तो उनका भी सिर्फ एक ही ग्रुप बनता है। ठीक है, अच्छा अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास फोर्थ एग्जांपल में ये है कि मैं लेता हूं S और उसमें तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब तीन एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। सेट मेरे पास है, मुझे बाइनरी ऑपरेशन चाहिए और उस बाइनरी ऑपरेशन को वो तीन कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो तीनों में से एक भी फेल हो जाएगी तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये आपका ग्रुप नहीं बनाएगा। अच्छा, अब इसको मैं देखता हूं। अब सेट मैंने सबसे पहले बनाना है। सेट में मेरे पास क्या होगा, अगेन सेकंड कंडीशन है ग्रुप की कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो मस्ट है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर नहीं होगा तो ये हमारे पास ग्रुप कभी भी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो फिक्स है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। अच्छा, एक एलिमेंट मेरे पास आ गया, बाकी दोनों एलिमेंट के ऊपर अभी तक कोई कंडीशन नहीं है, वो कोई से भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने उनको कह दिया कि वो दो एलिमेंट क्या हैं, ए हैं और एक एलिमेंट दूसरा जो है वो बी है। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है और एक और एलिमेंट बी है। तो ये तीनों एलिमेंट मैंने ले लिए। अब मेरे पास सेट आ गया, लेकिन इसके साथ मैंने बाइनरी ऑपरेशन भी इसके ऊपर डिफाइन करना है। अब बाइनरी ऑपरेशन में जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया कि एक टेबल के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार जो है उसको मैं एक बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट कर रहा हूँ, और मतलब स्टार में अगर डिफाइन करना चाहता हूँ तो वो स्टार इन तीनों एलिमेंट्स के लिए इस सेट के डिफाइन होना चाहिए। मतलब ये कि जब भी मैं दो एलिमेंट कोई भी लूं इस सेट के अंदर, तो जब मैं उसका बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर करूं तो मेरे पास आंसर भी इसी सेट के अंदर आना चाहिए और वो आंसर एक ही होना चाहिए। ये ना हो कि दो आंसर एक ही कॉम्बिनेशन, यानी ई और ए के लिए दो डिफरेंट आंसर आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब जिस तरह मैंने पिछले टेबल में किया, ई को जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे या स्टार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर ई ही आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। इसी तरह ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ई स्टार ए जो है वो भी ए ही होगा, ई स्टार बी भी बी ही होगा। इसी तरह ए स्टार ई भी ए होगा और बी स्टार ई भी बी ही होगा। तो पहला रो और पहला कॉलम जो है इस टेबल का वो हम इजीली फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं, अब मेरे पास ए स्टार ए है। ठीक है, अब ए स्टार ए को जो मैं ले सकता हूं ई ले सकता हूं, या ए स्टार ए को मैं ले सकता हूं ए ले सकता हूं, या ए स्टार ए को मैं ले सकता हूं बी। ठीक है, इन तीन क्योंकि मैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बाइनरी ऑपरेशन की ये खास बात है कि जब भी मैं दो एलिमेंट्स इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं तो मेरे पास आंसर भी इसी सेट में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्टार ए कर रहा हूं और उसका आंसर जो है इसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो मेरे पास इस सेट के अंदर तीन ही एलिमेंट है, तो मेरे पास तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इन तीनों को मैं वन बाय वन देखता हूं। अब मैं ये ए स्टार ए को ए ले सकता हूं, ए स्टार ए को बी ले सकता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस एलिमेंट का इन्वर्स भी चाहिए, ए का इन्वर्स भी चाहिए। मतलब ए को जब मैं किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो ई आना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए।
अब मैं ई तो ए का इन्वर्स नहीं हो सकता, ई कैसे ए का इन्वर्स हो सकता है, क्योंकि ई टाइम्स ए तो हमेशा ए आएगा, तो अगर ई ए का इन्वर्स हो तो आंसर ई आना चाहिए, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है ए का इन्वर्स या तो ए खुद होगा या बी होगा, इसके अलावा ए का कोई इन्वर्स नहीं हो सकता। तो अब अच्छा चले मैं इस केस में ए स्टार ए को बी ले लेता हूं। तो अभी मैं बाद में आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा कि ये मतलब हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है। ए स्टार बी फिर हमें चाहिए, तो ए स्टार बी के लिए भी तीन ही ऑप्शंस हैं। ए स्टार बी क्या हो सकता है, या ये ई हो सकता है, या फिर ये हमारे पास हो सकता है ए हो सकता है, या फिर बी हो सकता है। अब ए स्टार ए तो बी हो गया, इसका मतलब है ए तो अपना इन्वर्स तो खुद नहीं है, अभी हमारे पास ए का इन्वर्स नहीं आया। अब अगर बी भी ए का इन्वर्स नहीं होगा तो फिर ए का इन्वर्स कैसे आएगा, ई नहीं है, ए का इन्वर्स खुद भी नहीं है, तो फिर ए का इन्वर्स कैसे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए स्टार बी को ई ही होना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास ए का इन्वर्स नहीं आएगा, तो ये हमारे पास ई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं लास्ट रो में जाता हूं, तो b टाइम्स ई तो b है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये e आइडेंटिटी है, तो ये b ही होगा। अच्छा अब b टाइम्स a क्या होगा, b टाइम्स a क्या होगा। अब मैंने कहा हुआ है कि a टाइम्स b जो है, a टाइम्स b जो है वो e है। ये आपको पता है कि ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर a टाइम्स b e है तो b टाइम्स a भी e होगा, तो इसका मतलब है b टाइम्स a जो है वो भी e ही होगा। ठीक है, तो b टाइम्स b फिर क्या होगा, b टाइम्स b जो है वो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टार जो है, ये मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है कि e टाइम्स e जो है वो ये पहला रो और पहला कॉलम जो है ये तो सेम रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। अब a टाइम्स a को मैंने b ले लिया, a टाइम्स b को मैंने आइडेंटिटी ले लिया कि b a का इन्वर्स है, इसी तरह फिर a b का इन्वर्स भी है, और इसी तरह b टाइम्स b जो है वो a ले लिया। अब सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है ये एसोसिएटिव भी है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आपको एसोसिएटिव की फिर मैं एक प्रॉपर्टी चेक करके बता देता हूँ, बाकी फिर आप कर लीजिएगा। जैसे मैं तीन एलिमेंट्स लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को पहले करता हूँ, e टाइम्स a, e स्टार a स्टार b, तो दिस इज इक्वल टू e स्टार a क्या है, e स्टार a हमारे पास a है। ठीक है, तो स्टार b, ठीक है, तो a स्टार b क्या है, a स्टार b मेरे पास e के इक्वल। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लें, सो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा कि e स्टार a स्टार b, तो e तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। अब a स्टार b क्या है, a स्टार b आप इस टेबल से देख सकते हैं कि वो e के इक्वल है, तो e स्टार e जो है वो भी e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक कंडीशन मैंने चेक किया, आपने बाकी सारी ऑप्शंस भी चेक करनी है, और प्लीज जरूर चेक कीजिएगा, एटलीस्ट 2-3 चेक करके आपने आपको कन्विंस कीजिएगा कि ये स्टार जो मैंने इस टेबल में डिफाइन किया है वो एक बाइनरी ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, और इस सेट के अंदर a का आइडेंटिटी खुद ही अपना इन्वर्स है, a का इन्वर्स b है, और a का इन्वर्स b है, और b का इन्वर्स a है, तो इस तरह e अपना खुद इन्वर्स है, a b का इन्वर्स है, और b a का इन्वर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इस सेट के ऊपर एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये सेट अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेरे पास और भी तो ऑप्शंस थी, जैसे मैं a स्टार a को e ले लेता और फिर मतलब क्या वो ग्रुप ना बनता। ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप ये चेक करें
एक्सरसाइज है कि आप ये चेक करें कि अगर मैं ए स्टार ए को ई लूं और इसके साथ फिर ए स्टार बी जो है उसको लेट्स से मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, ए स्टार बी को मैं ए ले लेता हूं और बी स्टार ए जो है उसको मैं ले लेता हूं, बी स्टार ए को बी फिर मुझे ए ही लेना होगा, बी स्टार ए को ए ले लें, चलें ये ले लें और बी स्टार बी भी मेरे पास ई ही हो। आप ये ऑप्शंस लेके चेक करें क्या ये ग्रुप बनाता है। मैंने जैसे आपके सामने सॉर्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल से किया है, लेकिन आप ये हम लेटर ऑन प्रूव करेंगे। अगर 3 एलिमेंट का आपके पास सेट हो, 3 एलिमेंट का सेट हो, तो आपके पास ये 3 एलिमेंट का सेट जो है वो एक ही ग्रुप होता है 3 एलिमेंट्स का, और यही बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह आप डिफाइन करेंगे तो ही वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं बनेगा। तो जब आप ये ऑप्शन जो मैंने आपको एज ए एक्सरसाइज दी हैं, अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप नहीं बनेगा। आप इसमें एसोसिएटिव लॉ आप चेक कीजिएगा जरूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप है, ये हम बाद में प्रूव करेंगे, और उस ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस टेबल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ए और बी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी खास बात ये होगी कि ए जो है वो बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो सेट है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा। ये जो टेबल है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा और ये सेट जो है ये एक ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप, तो उसमें आपको यही 3 एलिमेंट, इसी तरह की प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट लेने होंगे कि ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। तो ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो मैंने इस टेबल में डिफाइन किया है आपका एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि 3 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप होता है, 3 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप होता है। इसको प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है, तो ये हम लेटर ऑन प्रूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद मूव करते हैं आगे। अच्छा, अब ये मैं टेबल बना रहा हूं और मैं कहता हूं कि ये आप हिट एंड ट्रायल सॉर्ट ऑफ मैं यूज कर रहा हूं कि ये शायद वर्क कर जाए, ये शायद वर्क कर जाए। तो मैथमेटिक्स तो एक एग्जैक्ट साइंस है, इस तरह मैथमेटिक्स में तो इस तरह हिट एंड ट्रायल नहीं होता। तो इसका मतलब है कोई कुछ रूल्स होने चाहिए जो इन ग्रुप टेबल्स के ऊपर या इन बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर मैं अप्लाई करूं कि मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन करूं वो एक ग्रुप बन जाए, ठीक है। जो मैं ऑपरेशन डिफाइन करूं वो एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाए और उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा सेट जो है वो एक ग्रुप बन जाए। अब ये 2-3 रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो हमारा रिजल्टिंग टेबल है वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा और इसके साथ साथ जो हमारा सेट है वो भी एक ग्रुप बनाएगा। ये 3 ऑपरेशंस हैं, 3 बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमेशा एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन जो है ये सबसे ज्यादा शायद टीडियस है इन ग्रुप टेबल्स में चेक करना, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस इस सेंस में है कि आपको बहुत सारी ऑप्शंस चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो तो अगर आप इन रूल्स का, बाकी 2 रूल्स का ख्याल करेंगे तो यूजुअली आपका जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा, लेकिन आपको वो चेक करना होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, ये आपको सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो लेके चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन लकीली जो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ये ग्रुप टेबल्स हम बहुत बड़े ग्रुप्स के लिए यूज नहीं करते, ये हम 4 एलिमेंट्स या इसके अराउंड अबाउट के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए यूज करते हैं। लेटर ऑन हम कुछ नई टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे और हम ये कहेंगे कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये ऑर्डर, अगर आप ने 5 एलिमेंट्स का ग्रुप लेना है तो ये आपका ग्रुप होगा, 6 एलिमेंट्स का लेना है तो ये होगा। तो इस तरह हम इस ये जो टीडीएस जो हमारे पास अप्रोच है कि हम सारी की सारी ऑप्शंस लेके एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे होते हैं, ये हमें नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर
जब हम ये ग्रुप टेबल बनाएंगे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो जब आपको कहा जाए कि ये ग्रुप टेबल है लेट्स से, और ये बाइनरी ऑपरेशन इस टेबल के थ्रू डिफाइन हुआ है, तो आपको ये चेक करना ही होगा कि आपका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, अनलेस कि आपको पहले से कहा जाए कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो ये है कि एसोसिएटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी और तीसरी कंडीशन सिमिलर हैं, वो ये है कि जो ग्रुप टेबल है उसकी हर रो के अंदर जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आने चाहिए, वंस एंड ओनली वंस। ईच रो ऑफ द ग्रुप टेबल मस्ट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप वंस एंड ओनली वंस। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा एक बार अगर बैक पे ले जाऊं, तो अब इस सेट के अंदर मैंने लिखा टेबल बनाया, तो पहली रो की अगर बात करूं तो पहली रो में ई एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, बी भी एक बार आ रहा है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, वंस एंड ओनली वंस। ठीक है, एक ही बार आ रहा है। और इसी तरह दूसरी रो में ए भी एक बार आ रहा है, बी भी एक बार आ रहा है, और ई भी एक ही बार आ रहा है। इसी तरह तीसरी रो में बी, ई और ए एक ही बार आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन जो ग्रुप टेबल्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं वो ये कि कॉलम्स के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो वंस एंड ओनली वंस आएंगे। ठीक है, ई जो है वो फर्स्ट कॉलम में एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, बी भी एक बार आ रहा है। इसी तरह सेकंड कॉलम में ए, बी, ई एक ही बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग कंडीशन है। लेकिन उसके बाद हर ग्रुप टेबल के अंदर, हर रो के अंदर जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या सेट के एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आने चाहिए, और हर कॉलम के अंदर भी ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही बार आने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो जो आप ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, इन रूल्स के तहत हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अच्छा, अब मेरे पास है जी सेट 4 एलिमेंट्स का, एक 0 एलिमेंट्स का सेट हमने देख लिया, एक एलिमेंट्स का सेट भी देख लिया, 2 एलिमेंट्स का सेट भी देख लिया, 3 एलिमेंट्स का भी, और अब फाइनली हम 4 एलिमेंट्स का एक सेट ले रहे हैं और उसका हम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब 4 एलिमेंट का सेट है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें होना मस्ट है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो वो ग्रुप कभी भी नहीं बन सकता। इसके अलावा बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं? बाकी के एलिमेंट ये हैं कि उसके अंदर एलिमेंट ए होगा, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। अब ए बी सी क्या है? कोई से 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई से 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये 4 एलिमेंट्स का एक सेट मैंने बना लिया। अब मैंने इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। जब तक सेट के ऊपर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा उस वक्त तक मैं इसको ग्रुप नहीं कह सकता। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको मैं लेट्स से कह देता हूँ स्टार है। ठीक है, स्टार इस सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब उसी तरह जिस तरह मैंने पहले टेबल बनाया था तो टॉप कॉलम में मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए ग्रुप के, इसी तरह टॉप रो में सारे एलिमेंट्स लिख दिए और टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम में भी मैंने सारे एलिमेंट्स ग्रुप के लिख दिए। ठीक है, तो मेरे पास ई ए बी सी है। अब स्टार मैंने डिफाइन करना है इनके ऊपर, स्टार मैंने इनके ऊपर डिफाइन करना है और इस तरह डिफाइन करना है कि ये एक ग्रुप बन जाए। अब पहला रो और पहला कॉलम इजी है, आपको पता है कि वो कैसे लिखना है, क्योंकि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई स्टार ए जो है वो हमेशा ए होगा, ई स्टार बी जो हमेशा बी होगा, ई स्टार सी जो है वो हमेशा सी होगा। इसी तरह ए स्टार ई बी हमेशा ए ही होगा, बी स्टार ई बी हमेशा बी ही होगा और सी स्टार ई बी हमेशा सी ही होगा। तो ये हमारे पास पहली रो और पहली कॉलम। अब बाकी एरिया मैंने पहले ही फिल किया हुआ है, इसकी रीजन भी मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, लेकिन इसी ऑप्शंस को देखते हैं हम। ए स्टार ए को मैंने ई कह दिया, ए स्टार ए को ई कह दिया। अब ए को जब स्टार करते हैं ए के साथ आंसर ई आता है, इसका मतलब है ए जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है, ए जो है वो ए का इनवर्स है। इसी तरह ए स्टार बी को मैंने सी कह दिया है, ए स्टार सी को मैंने बी कह दिया है, और इसी तरह बी स्टार ए भी सी है और बी भी खुद ही अपना इनवर्स है
और सी भी खुद ही अपना इन्वर्स है। अगर आप इन ऑप्शंस को देखें, इसमें आपने फिर तीन चीजें चेक करनी है। पहली चीज ये है कि ये जो मैंने टेबल बनाया है इसके अंदर जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन तब बनेगा, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि ये एक फंक्शन है, दो एलिमेंट्स मैं लेता हूं सेट से और आंसर भी इसी एलिमेंट में आता है और एक ही आंसर आता है, दो डिफरेंट आंसर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये चेक करना है कि ये जो स्टार है ये एसोसिएटिव है, इसके अंदर जो मेरे पास आइडेंटिटी है इस सेट के अंदर और इन्वर्स भी है। ठीक है, अब अगर आप केयरफुली चेक करें तो तीन रूल्स मैंने कहे थे इस टेबल के अंदर होने चाहिए, वो तीनों रूल्स इसमें मौजूद हैं। पहली रो के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही बार आ रहे हैं। इसी तरह सब रोज में चेक कर लें, सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस सेट के हैं वो एक ही बार आ रहे हैं। इसी तरह सब कॉलम्स भी आप चेक कर लें तो सारे के सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब मैंने चेक करना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए फिर मैं आपके लिए एक कर देता हूं, कोई से तीन आपने लेने हैं, तो तीन आप ले लेते हैं थोड़े से मुश्किल वाले, लेट्स से ए स्टार बी स्टार सी। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड है लेट्स से। अच्छा, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी, तो ये हमारे पास है सी के इक्वल। ठीक है, और सी स्टार सी क्या है, सी स्टार सी हमारे पास ई के इक्वल। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या है एसोसिएटिव लॉ की, राइट हैंड साइड ये है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास ए तो एज इट इज आ जाएगा, बी स्टार सी क्या है, बी स्टार सी, तो ये हम इस रो में जाएंगे तो हमारे पास हमें मिल जाएगा बी स्टार सी जो है वो ए के इक्वल है। तो बी स्टार सी जो है वो ए है, तो ए स्टार ए जो है वो ई के इक्वल है, ए स्टार ए इक्वल्स टू ई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्लियरली राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस लेके भी चेक करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एक्चुअल में एसोसिएटिव है। तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें ऑलरेडी मौजूद है और इसके साथ साथ हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। ए ई अपना खुद ही इन्वर्स है, ए भी अपना इन्वर्स है, बी भी अपना इन्वर्स है और सी भी अपना खुद ही इन्वर्स है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया ग्रुप चार एलिमेंट्स का सेट और उसके ऊपर मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन कर दिया स्टार, और ये सेट जो है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। एस जो है वो एक ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप की सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब मैंने ये टेबल ऑलरेडी फिल किया हुआ था, अब आप कहेंगे कि ये आपने क्यों किया और मैं कोई और ऑप्शंस नहीं ले सकता। आप इसमें और ऑप्शंस भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप, ये जो टेबल मैंने लिखा है ये एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट जो है खुद ही अपना इन्वर्स है और बाकी एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने इस तरह डिफाइन किया कि ए स्टार बी जो है वो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है सी, और इसी तरह सी स्टार बी जो है वो ए है, और इसी तरह हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। इस ग्रुप को हम कहते हैं, ये ग्रुप कहलाता है क्लाइन 4 ग्रुप। इस ग्रुप का स्पेशल नाम है, ये ग्रुप है क्लाइन 4 ग्रुप। ठीक है, क्लाइन 4 ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम है क्लाइन 4 ग्रुप। ठीक है, 4 एलिमेंट्स का ग्रुप है और इसको हम कहते हैं क्लाइन 4 ग्रुप। अच्छा, अब आप फिर वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स का ग्रुप है तो कितने ग्रुप हैं 4 एलिमेंट्स के जो हम बना सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ी है कि आप एक और ग्रुप टेबल बनाएं, इसी 4 एलिमेंट्स को लेके एक और ग्रुप टेबल बनाएं, यानी बाइनरी ऑपरेशन एक और डिफाइन करें जो ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि आप 2 ग्रुप 4 एलिमेंट्स के फाइंड कर सकते हैं। 4 एलिमेंट्स के आप 2 ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि एक तो मैंने आपको दे दिया, इसका स्पेशल नाम है क्लाइन 4 ग्रुप। ठीक है, अब इसके अलावा भी आप एक कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस को चेंज करें। ए अपना इन्वर्स है, ये इस ग्रुप में है, तो हो सकता है ए अपना इन्वर्स ना हो,
तो ये आप एक नई ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, इस ऑप्शन को लेके आप एक और टेबल बनाएं। ये आपकी एक्सरसाइज है कि वो ग्रुप ना बने। ठीक है, इस ऑप्शन को लेके आप एक और टेबल बनाएं जिसमें ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, सॉरी, ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है ये स्टिल ग्रुप बनाए। ठीक है, आप एक और टेबल बनाएं स्टार का, जिसके तहत आपका जो सेट है 4 एलिमेंट्स का वो फिर भी ग्रुप बनाए। अगर आप ऑप्शंस चेंज कर दें अपने टेबल में तो हमारे पास स्टिल वो बाइनरी ऑपरेशन रहे और वो बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर एक ग्रुप भी बनाता हो। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। आप एक और फाइंड करें, फाइंड अनदर ग्रुप टेबल। ठीक है, एक और ग्रुप टेबल फाइंड करें। सही, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर 4 के जो हमारे पास ऑर्डर 4 के 2 डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों ग्रुप्स, क्लाइन फॉर ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया यही ग्रुप होता है। जो दूसरा ग्रुप है उसको भी हम कुछ लेक्चर्स, एक आध लेक्चर के बाद क्लासिफाई करेंगे कि वो दूसरा ग्रुप जो है वो कौन सा होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और कुछ कन्वेंशंस हैं जो हम डिफाइन करेंगे ग्रुप्स के लिए। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रुप एक सेट है और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और ये थोड़ा सा हैवी लगता है, तो हम ये कह देते हैं कि जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन अब लिखेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार की बजाय सिर्फ डॉट से डिनोट कर देंगे। डॉट हमारी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन से ही बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करेंगे। जब हमारे पास कोई डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन होगा तो हम उसको लिख देंगे कि ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे एडिशन अगर लिखनी है तो वो डॉट से नहीं डिनोट करेंगे, लेकिन अगर जब हम एडिशन लिखेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंट एडिशन का सिंबल यूज करेंगे, लेकिन यूजुअली हम डॉट का ऑपरेशन ही यूज करेंगे और हमारे पास कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशंस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब पहले हम लिखते थे ए स्टार बी, अब हमने लिखना है ए डॉट बी, क्योंकि हमने बाइनरी ऑपरेशन को डॉट कह दिया, और ए डॉट बी लिखने की बजाय हम सिर्फ ए बी लिख देंगे। ए बी का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। वो बाइनरी ऑपरेशन डॉट का है और मल्टीप्लिकेशन का है। ये आपको पहले से पता है कि ए बी का मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो आप जब तक ये कंफ्यूजन कोई ना हो तो हम ए डॉट बी को ए बी ही लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और कन्वेंशन ये है कि हम जी जो है कैपिटल जी, उसके साथ हम अपने ग्रुप्स को डिनोट करेंगे, और जब भी हम कहेंगे कि जी इज अ ग्रुप, हम सिर्फ ये कह दिया करेंगे जी इज अ ग्रुप। लेकिन बेसिकली तो आपको पता है अभी तक कि जी जो है वो खुद एक ग्रुप नहीं होता। जी एक सेट होता है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन भी होता है, और उसके साथ साथ 3 कंडीशंस भी उस बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन हम सिंप्लीफिकेशंस के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ ये कह देंगे कि जी इज अ ग्रुप, और इसका हमेशा ये मतलब होगा कि जी और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन भी है और वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब वो ग्रुप बनता है। लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यही फ्रेज हमेशा यूज करेंगे कि जी इज अ ग्रुप। ठीक है, तो इस अंडरस्टूड होना चाहिए कि there is a binary operation on G. There is a binary operation on G. If there is no binary operation, then there is no group. Okay? So जब भी मैं कहूंगा कि G is a group, इसका हमेशा ये मतलब होगा कि G with a binary operation is a group. ठीक है, तो binary operation understood है कि उसके साथ मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप्स की जो हम देखते हैं। क्या हमने देखा कि ग्रुप जो है वो हमारे पास होता है एक सेट और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, और फिर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन्वर्स है और एसोसिएटिव लॉ। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, आपने कहा कि एडिशन है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, मल्टीप्लिकेशन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और इन्वर्स भी आपने कहा कि 2 के लिए -2 है एडिशन के केस में, 2 के लिए 1/2 है मल्टीप्लिकेशन के केस में, और इसी तरह। अब कितने आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं ग्रुप के? अब एक सेट है उसके अंदर कितने आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं? तो पहली कंडीशन में मैं ये कह रहा हूं कि एक ही हो सकता है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट लें आप, अगर वो ग्रुप बनाता है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ही होगा। अगर कोई भी आप सेट लें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, अच्छा,
तो इसके साथ फिर हम ये भी कह रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ए इट्स इनवर्स ए इनवर्स इज यूनिक। अब आप ये पूछ सकते हैं कि एक एलिमेंट आप लें तो उसके कितने इनवर्स हो सकते हैं। अब उसके इनवर्स कितने हो सकते हैं, उसका इनवर्स भी एक ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो इनवर्स है उसका वो भी हमेशा यूनिक ही होता है। ठीक है। अब मैं थर्ड स्टेटमेंट में ये कह रहा हूं कि हमने एलिमेंट लिया ए का इनवर्स लिया, वो भी तो एलिमेंट है ग्रुप का। अब आप लेते हैं जेड लेट्स से लेते हैं, ठीक है। तो 2 जो है उसका इनवर्स है -2, ठीक है। तो -2 भी तो z का एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए इनवर्स होना चाहिए। तो -2 का इनवर्स क्या होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि a इनवर्स का इनवर्स जो है ना वो एलिमेंट खुद ही होता है। तो -2 का इनवर्स 2 है। तो अगर मैं कहूं कि 2 का इनवर्स जो है वो -2 है, तो -2 का इनवर्स क्या होगा, तो मैं बेसिकली इसका इनवर्स -2 का इनवर्स जो है वो 2 ही होगा। तो अगर आप 2 बार इनवर्स लेंगे किसी एलिमेंट का तो आपके पास एलिमेंट वापस आ जाएगा। ठीक है। अब 2 एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका इनवर्स क्या होगा। ठीक है। लेट्स से मैं करता हूं 2 × 3, ठीक है, 2 × 3। अब इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 3 का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 का इनवर्स। आप इसको अच्छी तरह देख लें कि ये रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है। तो 2 × 3 का जो इनवर्स है वो 3 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इनवर्स होगा। ठीक है। तो ये लास्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। इसको हम इन सारी स्टेटमेंट्स को हम इन अ मोमेंट हम प्रूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें, सो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि इनवर्स ऑफ द एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट जी इन जी, जी इनवर्स इज यूनिक। अब ये जी है, आप ए भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जी का इनवर्स जो है वो भी यूनिक है। तो जैसे मैंने पहले प्रूव किया बाय कंट्राडिक्शन, इसको भी मैं बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करता हूं। सो सपोज दैट there are 2 inverses of G। ठीक है। अब कोई 2 इनवर्स हैं जनाब G के। G के 2 इनवर्स क्या हैं, से मैं कह देता हूं कि वो हैं G1 है और G2 है। G1 और G2 दोनों इनवर्स हैं G के। तो G टाइम्स G1 जो है वो इक्वल होगा आइडेंटिटी के, और G टाइम्स G2 वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है। अब G टाइम्स G1 वो भी आइडेंटिटी है और G टाइम्स G2 वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है क्योंकि हमने ये पहली स्टेटमेंट में प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। अब फिर मैं वही यूज करता हूं कि ये दोनों 2 इक्वेशंस हैं, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो G टाइम्स G1 जो है वो G टाइम्स G2 के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन 3 है। अब G जो है वो एक एलिमेंट है ग्रुप का, इसका एक इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक इनवर्स तो होगा। ठीक है। अब उस इनवर्स से मैं इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कोई भी ले लें, G1 ले लें, G2 ले लें, इट डजंट मैटर। ठीक है। तो मैं लेट्स से कहता हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by G1 on the left। ठीक है। इसको मैं G1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को लेफ्ट से। सो G1 G1
इज इक्वल टू G1 G2। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप के हैं तो इनके ऊपर ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैं इसके ऊपर ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ जहां भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब G1 जो है वो G का इन्वर्स है, राइट, हमने ये अज्यूम किया हुआ है पहले से कि G1 G का इन्वर्स है, तो किसी भी तरह ये G1 टाइम्स G या G1 ये दोनों बराबर हैं, इसी तरह G2 G, सो G1 G का इन्वर्स है। तो जब इन्वर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी यूनिक है E। ठीक है, इसी तरह जब हम G1 को G से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर E आएगा। ठीक है, अब E आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको किसी भी और एलिमेंट ग्रुप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब ये है कि G1 जो है वो G2 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये हो गया कि हमने अज्यूम किया कि एलिमेंट के दो इन्वर्स हैं और हमने ये प्रूव कर दिया कि दो नहीं है, एक ही है। ठीक है, दोनों सेम है, तो जो एलिमेंट है ग्रुप का कोई भी एलिमेंट G हमने लिया उसके दो इन्वर्सेस अज्यूम किए G1 एंड G2 और हमने इन द एंड ये प्रूव कर दिया कि उसके दो इन्वर्स नहीं है बल्कि सिर्फ एक ही इन्वर्स है, वो ये है कि G1 जो है वो G2 के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि G1 जो है वो कोई भी एलिमेंट G है उसका इन्वर्स यूनिक होता है, एक ही इन्वर्स होता है, एक ही आइडेंटिटी होती है, एक ही इन्वर्स होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये थी, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि हमारे पास अगर हमारे पास हो एलिमेंट A हमारे पास ग्रुप में, तो A इन्वर्स का जो इन्वर्स है ना वो A के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर ऑल A, कोई भी एलिमेंट लें हम ग्रुप का तो उसके इन्वर्स का इन्वर्स जो है ना वो एलिमेंट खुद ही होगा। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A इन्वर्स जो है ना उसका इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, A भी एलिमेंट है ग्रुप का, A इन्वर्स भी एलिमेंट है ग्रुप का, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो A इन्वर्स एलिमेंट है ग्रुप का उसका अपना इन्वर्स क्या होगा। तो अगर उसका इन्वर्स A है, अगर A इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो A है, तो इन दोनों को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर A इन्वर्स A का इन्वर्स है तो मैं A को जब राइट से या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं A इन्वर्स से तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अब A का इन्वर्स A इन्वर्स है तो A इन्वर्स तो क्लियरली आइडेंटिटी ही आएगा हमेशा, राइट, और इसी तरह A इन्वर्स जो है वो A का इन्वर्स है तो इसी तरह आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं मैंने सिंपल लिखी हैं, ये प्रूव कर देती हैं कि A इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो भी A ही होगा। तो इससे मैं ये डिड्यूस कर सकता हूं कि A इन्वर्स का जो इन्वर्स है, यही क्वेश्चन है कि A इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, वो A है। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि A अगर B का इन्वर्स है तो B A का इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरह यही स्टेटमेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि A इन्वर्स अगर A का इन्वर्स है तो A जो है वो A का इन्वर्स होगा। ठीक है, A इन्वर्स का इन्वर्स होगा। ठीक है, अब फाइनली मैं फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे प्रूव कर देता हूं। फोर्थ स्टेटमेंट मेरी ये कहती है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हों A B G के अंदर तो उनके प्रोडक्ट का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका इन्वर्स क्या होगा, और मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि वो इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल होगा। अच्छा, अब फिर मैं डेफिनेशन की तरफ आपको लेके चलता हूं कि अगर A B का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स है तो जब मैं A B और उसका इन्वर्स जो कि B इन्वर्स A इन्वर्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। इसी तरह दूसरी साइड से अगर मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता
तो B इनवर्स A इनवर्स जो है वो AB का इनवर्स नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये इनवर्स की डेफिनेशन है कि अगर B इनवर्स A इनवर्स जो है AB का इनवर्स है, तो जब AB को मैं B इनवर्स A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। ये ही इनवर्स की डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? लेट्स से मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं, ठीक है। अब B इनवर्स A इनवर्स, इसके ऊपर मैं एसोसिएटिव लॉ लगा सकता हूं, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है A इंटू B टाइम्स B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो B टाइम्स B इनवर्स जो है वो B इनवर्स B का इनवर्स है, राइट, क्लियरली। तो अब इनका जो आपस में प्रोडक्ट है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब फिर मैं दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये A टाइम्स E टाइम्स A इनवर्स, ठीक है। अब A टाइम्स E जो है वो हमेशा A होगा क्योंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मेरे पास ये आ जाएगा A इनवर्स। A इनवर्स जो है वो हमेशा E के बराबर होता है क्योंकि A इनवर्स जो है वो A का इनवर्स है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट अगर आप इनको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें A B को B इनवर्स A इनवर्स से, तो आंसर आइडेंटिटी ही आता है। इसी तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी प्रूव कीजिएगा प्लीज, कि B इनवर्स A इनवर्स टाइम्स AB जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि AB को जब मैं B इनवर्स A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि B इनवर्स A इनवर्स जो है वो AB का इनवर्स है, ठीक है। तो यही मैं इस स्टेटमेंट में कह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि AB का इनवर्स क्या होगा? AB का इनवर्स जो है वो B इनवर्स A इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट लें तो उसको खुद से पहले प्रूव करने की कोशिश करें, बाद में आप बुक्स को कंसल्ट करें अगर आप उसका प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ अब हम ने ये प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का यूनिक होता है, उसके किसी भी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। अगर आप इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो एलिमेंट वापस आ जाएगा। इसके साथ हमने फाइनली ये भी प्रूव कर दिया कि दो एलिमेंट अगर ग्रुप के हों तो उनके प्रोडक्ट का इनवर्स क्या होगा? उनके प्रोडक्ट का इनवर्स होगा B इनवर्स A B का इनवर्स जो है वो B इनवर्स A इनवर्स होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं। हमारे पास इस लेक्चर में हमने क्या किया? इस लेक्चर में हमने सबसे पहले फिर दोबारा ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि हमारे पास अगर एक सेट एक ग्रुप बनाएगा तो उसमें कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये शो किया कि ग्रुप में सेट में कम से कम एक एलिमेंट होगा तो वो ग्रुप बनेगा। फिर हमने ये देखा कि दो एलिमेंट्स होंगे तो उसका ग्रुप कैसे बनेगा, उसके ऊपर क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा। और आपको मैंने ये भी बताया कि दो एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। इसी तरह तीन एलिमेंट्स लिए, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया और उसको ग्रुप बनाया। और फाइनली मैंने आपको बताया कि जब हम ये बाइनरी ऑपरेशन का टेबल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसको ग्रुप बनाने के लिए। तो उसमें हमने फिर तीन रूल्स उसके डिफाइन किए और फिर हमने क्लाइन फोर ग्रुप को डिफाइन किया। क्लाइन फोर ग्रुप क्या था? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप है। इसमें चार एलिमेंट होते हैं और हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स होता है और इसके साथ बाकी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हमने उस ग्रुप टेबल में डिफाइन की है। और इसके बाद हमने जब ये फाइनाइट ग्रुप्स की हमने बात की, चार एलिमेंट्स तक हमने फाइनाइट ग्रुप्स की बात की, ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट 1, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट 2, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स 3 एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट 4। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो चार एलिमेंट्स के हैं वो दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप मैंने आपको बता दिया वो क्लाइन 4 है, दूसरे के लिए आपको मैंने एक एक्सरसाइज दी है जिसमें आपने ये शो करना है कि आप कोई और टेबल भी बना के इसको ग्रुप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हमने फिर एक रिजल्ट देखा जिसमें हमने ये क्वेश्चन किया खुद से कि
एक ग्रुप के कितनी आइडेंटिटीज हो सकती हैं, एक ग्रुप के कितने इन्वर्स हो सकते हैं, और फिर इन्वर्स भी तो एक एलिमेंट होता है ग्रुप का, तो उसका अपना इन्वर्स क्या होगा। और हमने फाइनली ये क्वेश्चन किया कि दो एलिमेंट्स अगर हमारे पास हों तो उनका हम अगर प्रोडक्ट लें तो उसका इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप्स की कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे और फिर हम एक और नए कॉन्सेप्ट सब ग्रुप के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।